अनीश एक बहुत संस्कारी लड़का था। वो अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था, तो वो अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाता था। उसके पिता एक किसान थे और माता एक साधारण घर संभालने वाली महिला। अनीश के अलावा उसके घर में उसकी 2 बहनें थीं और सबसे छोटा एक भाई। घर में बस वही काम करने वाला था, लेकिन घर खुशहाल था। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा लंच कहाँ है? अनीश की माँ ने लंच देते हुए अनीश से कहा, अच्छा बेटा, आराम से जाना और जल्दी आना, आज लड़की देखने जाना है हमें। माँ, अभी क्या जल्दी है शादी की? तुम्हारे बाद और 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मुझे उन तीनों की भी शादी करनी है, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी शादी कर लो, जिससे घर में एक घर संभालने वाली आ जाए और मुझे भी थोड़ा आराम मिले। उम्र का किसको पता है, न जाने कब क्या हो जाए। ठीक है माँ, आप जैसा ठीक समझे मैं वैसा करूँगा, आज जल्दी आ जाऊँगा। पूरा परिवार बहुत खुश होता है क्योंकि उनके घर में एक नई बहू आने वाली होती है। अनीश के माँ बाप लड़की देखने जाते हैं। लड़की दिखने में बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी होती है, साथ ही सुंदर भी। अनीश के माँ बाप को लगता है कि हमारी तो किस्मत ही खुल गई। घर का सारा काम कर लेती हो ना बेटी? मेरे बेटे को खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जी, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, खाना, सफाई, सब कुछ। पास खड़ी दिशा की माँ भी बोलती है, जी आपको तो बिना ढूंढे ही हीरा मिल गया है जी। हमारी बेटी बिल्कुल गाय जैसी है, घर के सारे काम बहुत तेजी से करती है और सबका ध्यान भी रखती है और बहुत सीधी भी है। अनीश के माँ बाप ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और अनीश का रिश्ता दिशा के साथ तय कर उत्साहित होकर घर वापस आ जाते हैं। लेकिन घर वापस आते ही अनीश की माँ को लकवा लग जाता है। माँ, मुझे ये शादी कुछ ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है हमें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। नहीं बेटा, ऐसे किसी लड़की को देखकर नहीं छोड़ा जाता। हमारी भी 2 लड़कियां हैं, कल को उनके साथ भी ऐसा हुआ तो हमें कितना बुरा लगेगा ना। मेरे साथ जो हुआ वो भगवान का किया है, ऐसा जरूरी नहीं कि उस लड़की की वजह से हुआ है। तुम अभी से ये सब मत सोचो, सब ठीक होगा। अनीश भी अपनी माँ की बात सुनकर उस लड़की दिशा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद घर में शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। सब सामान खरीदने लगते हैं और भी बहुत सारी चीजें बुक कर ली जाती हैं। वाह, हमारी भाभी आएंगी फिर तो हमें कितना मजा आएगा। वो घर का भी ध्यान रखेंगी तो हम भी थोड़ा सा फ्री हो जाया करेंगे और हम सब साथ में घूमने जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। देखने में तो भाभी बहुत सुंदर है, मैं चाहती हूँ कि वैसे वो आए और हम सबके साथ एक परिवार जैसे रहे, हमारा परिवार पूरा करे। सबके सब बहुत खुश होते हैं। शादी का दिन पास आने लग जाता है और दिशा को दुल्हन बनाकर घर ले आते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही दिशा अपना पहला कदम घर में रखती है, अचानक से अनीश के दादाजी की फोटो जमीन पर गिर जाती है। मानो वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन रोहन उन्हें उठाकर कहता है, क्या हो गया दादाजी, आप नीचे क्यों गिर गए? अरे आपकी बहू आई है, वेलकम कीजिए, गुस्सा नहीं। वो दादाजी की फोटो वापस टांग देता है, लेकिन उसकी बात सुनकर अनीश और दिशा दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन दिशा की हंसी थोड़ी अजीब होती है, उसकी आंखें लाल होती हैं। रात होते ही दिशा एक गिलास दूध अनीश के लिए लेकर जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल देती है, कुछ अजीब सा पाउडर, काला जादू किया हुआ। मेरा पति बस मेरा रहेगा, इतना बड़ा परिवार नहीं चलाएगा, वरना मेरा क्या होगा। अनीश उस दूध को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसका कितना ख्याल रख रही है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। उसकी पत्नी ने दूध में उसको वश में करने वाला एक पाउडर मिलाया होता है। ये दूध तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा दूध आज तक नहीं पिया। अनीश जब सोकर उठता है तो उसकी माँ उससे एक गिलास पानी मांगती है। बेटा अनीश, एक गिलास पानी देना, मुझसे हिला नहीं जा रहा है। क्या माँ, आप भी हमेशा मुझसे पानी मांगती रहती हो? क्या आपके पास आपकी बेटियां और पति नहीं है? ये आपका छोटा बेटा, हर वक्त बस मैं ही आपकी सेवा में लगा रहूं? एक गिलास पानी ही तो मांगा है बेटा, उसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। अनीश की माँ को उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं, वो रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अनीश ऑफिस के लिए निकल जाता है, बिना अपनी माँ से मिले, जबकि वो रोज अपनी माँ से मिला करता था। लगता है मेरा टोट का काम आ रहा है। अभी तो माँ छोड़िए, धीरे धीरे सबको भुला दूंगी और मेरे पति सिर्फ मेरे। लेकिन दिशा की बात बड़ी बहन एकता सुन लेती है। उसको वो सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो वो जाकर दिशा से बोलती है, तुम क्या समझती हो खुद को? हमने तो सोचा था तुम एक सीधी सादी भोली भाली लड़की हो, लेकिन तुम जादू टोने करती हो। तुमने मेरे भाई पर टोटका किया है कि वो अपनी माँ को भूल जाए। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। मैं अभी जाकर बताती हूँ माँ को। एकता वहां से जा ही रही होती है कि तभी उसके ऊपर एक काली बिल्ली कूद जाती है, जिससे एकता बेहोश हो जाती है। जब लोग उसको देखते हैं तो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि एकता को बड़ी बीमारी है। लेकिन वो कुछ नहीं, दिशा का टोटका होता है। बड़ी आई थी मुझसे पंगे लेने, एक एक करके इन सबको ठिकाने लगा दूंगी। दिशा जैसा बोलती है वैसे काम पर लग भी जाती है।
बाद में दिशा अपने असली रूप में आकर काला जादू कर रही होती है। काले कपड़े पहनकर जादू टोना, जिससे दिन पर दिन अनीश बहुत बेकार घटिया आदमी बनता चला जाता है। साथ ही अनीश का परिवार गरीबी की ओर बढ़ जाता है। कोई आपस में खुशहाल होकर बात ही नहीं करता। ना जाने किस कलमुही की नजर लग गई हमारे घर को जो ऐसा सब हो रहा है। कितना अच्छा और खुश घर था मेरा। मुझे तो लगता है जब से ये शादी हुई है तब से ही ये सब हो रहा है। हमारी एक बेटी अस्पताल में है, तुम्हारी ये हालत हो गई, घर में खाने को दाना नहीं है, बेटा अब ठीक से बात नहीं करता। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अचानक इसके आने से इतना परिवर्तन हो गया। जरूर ये कुछ न कुछ टोटका तो करती ही होगी। रोहन अपने माँ बाप की बातें सुन रहा था। उसको भी शक होता है कि उसकी भाभी कोई टोटका तो जरूर करती है, लेकिन वो एकता जैसी जल्दी नहीं मचाना चाहता। बेचारी प्रिया तो दिशा के इशारों पर नाच रही होती है। प्रिया थक जाने के बाद भी उसी के काम करती रहती, वो भी बिना किसी शिकायत के। दिशा अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही होती है। मैं इसका पता तो जरूर लगाऊंगा। जो भी इसने मेरी माँ के साथ की है उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। अगले ही दिन से रोहन अपनी भाभी पर नजर रखने लग जाता है और देखते ही देखते उसको पता चल जाता है कि उसकी भाभी जादू टोना करती है, जिससे बचने के लिए वो एक पंडित के पास जाता है। पंडित जी, मेरी भाभी जब से हमारे घर में आई है हम सबका जीना हराम किया हुआ है। वो बहुत डरावनी लगती है और बहुत ही अलग अलग चीजें करती है, जिससे हम सबको बहुत परेशानी होती है। हम ऐसा क्या करें जिससे हम उनके इन सारी हरकतों से बच पाएं? उनके टोटके को उल्टा करना होगा। अब जब भी तुम देखो कि वो कोई टोटका कर रही है तो कोशिश करना कि वो चीज वो खुद पर ही इस्तेमाल कर लें। इससे भूतिया भाभी हमेशा के लिए तुम्हारे घर से चली जाएगी और तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा। जी धन्यवाद पंडित जी। मोहन अपने घर की तरफ जाता है। वो चुपके से देखता है कि उसकी भाभी फिर कुछ जादू करके खीर में कुछ मिला रही है। आज तो इस पूरे परिवार का नाश कर दूंगी मैं। कितने दिन इन लोगों से छुप छुप कर जादू टोना करे, एक ही बार में सबका काम तमाम हो जाएगा। दिशा प्रिया को आवाज लगाती है और खीर लेकर जाने को कहती है, लेकिन रोहन उसे पहले ही रोक लेता है। अब प्रिया दीदी, ये खीर किसी को मत देना, बस एक कटोरी मुझे दे दो, बाकी सारी फेंक दो। प्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है। रोहन एक कटोरी खीर लेकर बाहर चला जाता है और एक आइसक्रीम का डिब्बा खरीद कर लाता है, जिसमें उसने वो खीर मिला दी होती है, और सबसे पहले अपनी भाभी को देता है। भाभी, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। दिशा मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है आज तो वैसे भी इन लोगों का अंतिम दिन है, जश्न में क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। और वो रोहन से आइसक्रीम ले लेती है। लाइए देवर जी, आज तो आपकी आइसक्रीम सबसे पहले मैं ही खाऊंगी, आप लोगों ने तो वैसे भी खीर खाया हुआ है। रोहन दिशा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दिशा जैसी आइसक्रीम खाती है उसके गले में सांस अटकने लगती है। थोड़ी देर बाद देखते ही देखते दिशा वहीं पर दम तोड़ देती है। उसका टोटका उसी पर भारी पड़ जाता है। अब रोहन का परिवार खुश रहता है और सब ये सोचते हैं कि आगे हम कभी शादी करेंगे तो बहुत सोच समझ कर करेंगे। अनीश को भी अब होश आने लग जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में माँ की हालत भी सुधर जाती है। वो लोग दोबारा से खुशहाल परिवार बन जाते हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में राकेश नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। अपना घर चलाने के लिए वह रिक्शा चलाता था, परंतु वह बहुत लालची था। कोई सवारी अगर उसके रिक्शे पर कुछ सामान भूल जाती तो वह उस सामान को लौटाने की जगह चुपचाप अपने घर ले जाता और पूछने पर झूठ बोल देता कि उसके पास नहीं है। फिर एक दिन राकेश रोज की तरह रिक्शा लेकर काम पर निकलता है। उसे रास्ते में सड़क के चौराहे पर एक मिठाई का डिब्बा पड़ा मिलता है। अरे ये क्या पड़ा हुआ है? अरे वाह, मिठाई का डब्बा लगता है ये। वाह वाह, आज तो मजे आ गए मेरे। लीला तो खुश हो जाएगी मिठाई देखकर। उसने तो पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट मिठाई नहीं खाई होगी। चलो चलो घर चलते हैं, ये मिठाई मैं मजे से खाऊंगा घर पे जाके। खुशी से फूला हुआ राकेश मिठाई का डिब्बा लेकर रिक्शे पर घर चल देता है। घर पहुंचते ही वह बड़े जोर शोर में आवाज लगाता है, लीला, अरे ओ लीला, जल्दी से बाहर आओ, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अजी आ रही हूँ। ऐसी भी क्या लॉटरी की टिकट लाए हो कि रेल भगा रहे हो? थम जाओ वहीं, आती हूँ। लीला फटाफट बाहर आती है और देखती है कि राकेश के हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है। अजी, अब ये किसका सामान चुपचाप रख लाए? एक दिन तुम बहुत बुरा फंसोगे।
इन मुफ्त के सामान के चक्कर में। देखना तुम। चल चुप कर तू। देख, देसी घी की मिठाई है। तूने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई होगी ऐसी मिठाई, बल्कि तेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी। खा के बता कैसी है जरा। लीला उस डिब्बे में से एक बर्फी निकालती है और राकेश को ही खिला देती है। अरे भगवान, खाओ तो सही। आज का दिन देखो कितना अच्छा है। जहाँ हमें रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है, वहीं देखो आज देसी घी की मिठाई खाएंगे, वो भी भर पेट। वो तो आज मैं उस चौराहे के पास से रिक्शा लेके गुजर रहा था, तभी वहां मुझे ये डब्बा रखा मिला। चलो शुक्र है भगवान का, मुझसे पहले वहां किसी ने ये डब्बा नहीं देखा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? उस चौराहे पर इतने लोग आते जाते हैं, फिर भी किसी ने ये डिब्बा नहीं उठाया। मतलब कि ये मिठाई खाने लायक नहीं होगी। और तुम्हें पता नहीं क्या, चौराहे पर हर कोई चीज रखी होती है तो उसे नहीं उठाना चाहिए। लोग टोटके करके रख देते हैं अक्सर ऐसे। तुम ही खाओ ये पाप की बचत। मुझे तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बनना। अरे जा जा, तू गरीबी में ही मरियो। देख, तेरे को खाना है तो खा, वरना मैं सारी मिठाई खा लूंगा। और वह गुस्से में पूरा डिब्बा चट जाता है। फिर राकेश और लीला रात को सो जाते हैं। आधी रात होते ही राकेश में कुछ बदलाव आने लगते हैं। वह गुर्राने लगता है और उसके हाथ पांव के नाखून अचानक बड़े होने लगते हैं। गुर्राने की आवाज सुनकर लीला की नींद खुल जाती है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? अरे मर गई रे, ये क्या हो रहा है इन्हें? इनके पैर के नाखून अपने आप एक ही दिन में इतने बड़े पिशाच जैसे कैसे हो गए? और ये आवाजें कैसे निकाल रहे हैं? तभी राकेश बदलते बदलते एक पिशाच का रूप ले लेता है और तेज तेज गुर्राने लगता है। अरे ये क्या, आखिर मुझे इंसान का शरीर मिल ही गया राज करने को। अरे मर गई रे, ये मेरे पति को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लीला के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हुआ लीला बहन, क्यों चिल्ला रही हो इतनी रात को? गांव वालों की आवाज सुनकर राकेश पिशाच खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक साथ इतने सारे शिकार मिल जाते हैं। इतने सारे लोग, अरे वाह, शिकार खुद चल के मेरे पास आए हैं। अब मैं सबका खून पी के अपनी बरसों पुरानी प्यास बुझाऊंगा। ये सब देखकर लीला डर जाती है और वह पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। राकेश पिशाच गुर्राते हुए बाहर आता है। गांव वाले राकेश को अजीबोगरीब हरकतें करते देख भौचक्के रह जाते हैं। राकेश पिशाच एक एक करके सभी गांव वालों पर हमला बोल देता है। गांव वालों पर तो मानो आफत टूट अरे भागो रे भागो। अरे ये कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? वैसे ही राकेश कितना लालची है। कभी ये सोच रहा हो कि ऐसा करने से गांव वाले इससे डर जाएंगे और इसे मुंह मांगी चीजें देते जाएंगे। तभी राकेश पिशाच ये सुन लेता है और उसी गांव वाले पर टूट पड़ता है। अच्छा, तो तुझे लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ? रुक, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। राकेश पिशाच तभी उस गांव वाले की गर्दन पर अपने बड़े बड़े नाखून से हमला करके उसका खून पीने लगता है। ये दृश्य देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। सब अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और राकेश पिशाच ऐसे ही एक एक करके सब पर हमला करके उनका खून पीने लगता है। लीला छुपकर राकेश पिशाच की तबाही देख रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी अचानक उसे याद आता है कि राकेश वह मिठाई लाया था जिसे खाने के बाद ही वह पिशाच बन गया था। लीला को समझ आ जाता है कि वह मिठाई किसी ने काला जादू करके चौराहे पर रखी होगी, जिसे राकेश घर ले आया, जिसकी वजह से राकेश पर पिशाच ने कब्जा कर लिया है। अब तो किसी टोटका तोड़ने वाले को लाना पड़ेगा, वही कुछ कर सकता है। अब लीला चुपचाप 2-3 लोगों को इकट्ठा करने की सोचती है। अरे शिव भैया, यहाँ आओ, 2 गांव वालों को और बुला लो, मेरे पास एक तरीका है इस समस्या का। अरे बहन, ये क्या हो गया है तुम्हारे पति को? राकेश ने तो पूरे गांव में भूचाल ला दिया।
ऐसे ही चलता रहा तो राकेश पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। भैया, ये सब उस चौराहे वाली मिठाई की वजह से हुआ है। मतलब? हुआ यूं कि शाम को घर आते समय राकेश को उस चौराहे पे मिठाई का डिब्बा रखा मिला। राकेश इसे घर ले आया और वो टोटके वाली देसी घी की सारी मिठाई खा गया, जिसकी वजह से राकेश पर पिशाच ने कब्जा कर लिया है। तो अब हम क्या करें जिससे गांव वालों को राकेश पिशाच के हमले से बचाया जा सके? पीछे जंगल में एक औरत रहती है जिसने भूत पिशाच भगाने में सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। उसे काला जादू उतारने का तोड़ जरूर पता होगा। अब वही हमारी मदद कर सकती है। तो चलो बहन, देरी कैसी? कैसे भी करके हमें राकेश को उस पिशाच के कब्जे से रिहा कराना होगा, तभी गांव वालों की जान बच पाएगी। लीला, शिव और कुछ गांव वाले चुपचाप राकेश पिशाच से बचते हुए पीछे जंगल में घुस जाते हैं। घने जंगल में घुसते समय उन्हें डर तो लग रहा होता है, पर पिशाच से छुटकारा पाने के लिए वे लोग चलते चले जाते हैं। थोड़ी देर में वे सब लोग सिद्धि प्राप्त औरत के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उस औरत का ठिकाना देखकर वे लोग डर जाते हैं। वहां खोपड़ी पेड़ों पर टंगी होती है। आसपास कंकाल, सुई चुभे हुए नींबू, छोटी छोटी काले कपड़े की गुड़िया जिन पर सुइयां चुभी होती हैं, ये सारा सामान रखा होता है। लीला बहन, ये क्या? इसे देखकर लगता है ये बहुत बड़ी शक्तिशाली है। ये जरूर हमारी मदद कर पाएंगी। फिर लीला उस औरत को पूरी बात बताती है। सब सुनने के बाद वो औरत उन्हें एक नींबू की बनी हुई माला देती है, जिस पर उसने कुछ मंत्र मारे हुए होते हैं, और एक पुड़िया में भभूत देती है। लीला, ध्यान से सुनो। कैसे भी करके ये नींबू की माला राकेश पिशाच के गले में डाल देना। इससे उसकी शक्ति कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगी। फिर तभी मौका पाकर ये भभूत उस पर डाल देना। ये भभूत बाजोट सिद्धियां प्राप्त करके बनाई है मैंने। इससे तो पिशाच का साया हमेशा के लिए राकेश पर से हट जाएगा। धन्यवाद तांत्रिका जी। आपका टोटका भगाने का तरीका अगर कामयाब हुआ और हम सब बच गए तो हम वापस आएंगे आपका धन्यवाद करने राकेश के साथ। नींबू की माला और भभूत लेकर वे सब गांव वापस आते हैं। राकेश, सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरे गांव को तहस नहस कर दोगे। सुनो, रुक जाओ। अरे तो कहाँ छिप गई थी? मैं कब से तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसे ही राकेश पलटकर लीला के पास आने लगता है, शिव पीछे से वो नींबू की माला राकेश पिशाच के गले में डाल देता है। माला पहनते ही उसकी ताकत कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है। तभी लीला वो भभूत राकेश के सिर पर लगा देती है। जैसे ही शक्तिशाली भभूत राकेश पर पड़ती है, एक काला साया उड़ता हुआ हवा में लुप्त हो जाता है और राकेश उस पिशाच से छुटकारा पा लेता है। अरे राकेश, आंखें खोलो, तुम ठीक हो? हाँ लीला, मैं ठीक हूँ, पर ये मुझे क्या पहनाया हुआ है? अरे राकेश, अब तुम ठीक हो तो छोड़ो सब, पर एक सबक सीख लो, लालच करना छोड़ दो। फिर लीला, राकेश, शिव और कुछ गांव वाले मिलकर उस औरत का धन्यवाद करके आते हैं।